हेलो, वेलकम डियर फ्रेंड्स एंड डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे, बढ़िया होंगे। और आज की मैराथन क्लास नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। क्योंकि ये क्लास है कुछ खास और कुछ इम्पोर्टेंट। और इस इम्पोर्टेंट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और हाँ, बात करेंगे, ये 3rd यूनिट है जो आज हम यहाँ कंप्लीट करने वाले हैं। 3rd यूनिट को कंप्लीट करने वाले, इसलिए इस क्लास को मिस मत कर लीजिएगा। क्योंकि इस क्लास में 3rd यूनिट के अंतर्गत अपने जितने भी शासन हैं, यानी जितने भी वंश हैं, उनके बारे में समझेंगे। तो डेफिनेटली इज द श्योर एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ यू। तो देखिए, मैराथन क्लास नंबर 3 और 3rd के अंतर्गत हम शुरू कर रहे हैं आज पल्लव वंश। पल्लव वंश पल्लव वंश के बारे में प्रश्न आ सकता है कि पल्लव वंश के इतिहास, उनके प्रमुख राजाओं के बारे में बताइए। नंदी वर्मन के बारे में पूछा जा सकता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो यहाँ से बनेगा। क्योंकि जिसने हर्षवर्धन को हराया था, पुलकेशन द्वितीय, और पुलकेशन द्वितीय को जो हराने वाला था वो पल्लव वंश का ही राजा था। तो अब कौन था वो आप नोट कर लीजिएगा। नमस्ते विक्रम सिंह। तो देखिए, शुरुआत करते हैं पल्लव वंश के बारे में। और जो आपको बताने जा रहा हूँ उसको नोट करते जाइएगा। क्योंकि पल्लवों के बारे में बात करते हैं कि संबंध या उत्पत्ति के बारे में, कि भाई ये किस से उत्पत्ति हुए। तो विभिन्न मत है, यानी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए। विभिन्न मत है, तो हम क्या करते हैं, एक एक इन मत को यहाँ पर रखते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर जो मत दिया गया है वो ये कहा गया कि जो पल्लव जो है ना, B.L. राइस ने कहा है। किसने कहा, पहले तो नोट कर लीजिए। B.L. राइस, इसने कहा है कि जो पल्लव जो है, या पल्लवों का जो संबंध है वो किन से है, पांड्यों से बताते। किन से बताते? पांड्यों से बताते हैं। इसी तरह यहाँ पर दूसरा अगर मैं आपके सामने मत लूँ तो वो है मुदालियर सी। मुदालियर सी। आगे बात करते हैं रसनगयम। रसनगयम। और इसके अलावा एक और विद्वान है जो इस मत का समर्थन करते हैं, वो है श्री C.S. निवासाचार्य। अब ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो पल्लव जो है ना, इनका संबंध है चोल और नागों से। किससे बताते हैं कि भाई इनका संबंध किससे है? सोलो व नागवंशी से, नागवंशीय, इनसे संबंध बनाते हैं। ठीक है ना। तो अब ये आपको जानना है, आपको समझना है कि ये जो वंश है वो किससे संबंधित है। क्योंकि देखो, मैं यहाँ पर क्लियरली समझाने वाला हूँ, आपको बस नोट करना। वैसे मैं बता दूं, जितने भी मत आपको यहाँ पर 2-4 में बताने वाला हूँ, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मत यही है। कौन सा मत? कि इनकी उत्पत्ति जो है नागवंशीय से जानी या समझी या मानी जाती है। इसी तरह से जो तीसरा मत यहाँ पर दिया गया है वो है वाकाटकों से संबंधित। वाकाटकों से संबंधित, यानी वाकाटक जो वंश है उससे संबंधित कहा जा रहा है। क्लियर? और ये किसने कहा है? डॉक्टर के.पी. जायसवाल। डॉक्टर के.पी. जायसवाल ये कहते हैं कि भाई इनका संबंध जो है वो वाकाटकों से है। और वास्तव में एक्चुअल में ये इनका कहने का मतलब है कि जो पल्लव है ना, वो वाकाटकों की एक शाखा थी। पल्लव वास्तव में वाकाटक शासकों की ही एक शाखा थी, ये माना गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आगे बात करें पल्लव वंश के राजाओं का इतिहास। क्लियर? और यहाँ से अंदर से भी पूछे जाएंगे, जो बता रहा हूँ एक एक नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके स्टार्टिंग राजा कौन थे, क्योंकि ये प्रश्न आपके पूछा जा सकता है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। पल्लव वंश की बात करें, प्रारंभिक राजा
प्रारंभिक राजा। तो इसके बारे में भी पर्याप्त जानकारी नहीं है। बस ये कह सकते हैं कि रालिंसन जो है विद्वान, उन्होंने कहा है रालिंसन महोदय के अनुसार 325 ईस्वी, कौन सी ईस्वी को ये बता रहे हैं? 325 ईस्वी के आसपास पल्लव पूर्वी घाट पर कृष्णा और गोदावरी, पल्लव वंश पूर्वी घाट, अब पूर्वी घाट यानी कृष्णा और गोदावरी के मुहानों पर, कृष्णा व गोदावरी के मुहानों पर उदित हुए। ओके, तो अब राजा के बारे में पर्याप्त जानकारी का अभाव है। यहाँ पर भी ये कह रहे कि राजा, प्रथम राजा कौन है, तो ये पर्याप्त जानकारी ये विद्वान भी नहीं दे पा रहे। लेकिन अगर बात करें तो एक चीज नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इस वंश का संबंध ज्यादातर तमिल से रहा है। तो तमिल भाषा में पल्लव जो शब्द है उसका एक बात करें भाषा में अर्थ क्या निकलता है तमिल में, तो ये कहते हैं दुष्ट। पल्लव का अर्थ क्या निकाला गया है? दुष्ट माना गया है। पल्लव मतलब दुष्ट, ये इस तरह से। और दूसरी बात करें तो इनके बारे में स्थान, अगर तमिल साहित्य के अंदर बात करें, संगम साहित्य, तो उनके अकॉर्डिंग कहा गया है कि ये पूर्वी घाट पर कांची नगर पर अधिकार किया था। पूर्वी घाट कांची पर अधिकार। तो इस तरह से विभिन्न मत है, लेकिन ये मत आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर? चलो, हाँ बिल्कुल, आगे बढ़ेगी डेट अगर कंटिन्यू फॉर्म किया है। चलो, तो अब बात करते हैं यहाँ पर इनके राजाओं के बारे में। तो सबसे पहला राजा का नाम जो मिलता है, यानी फर्स्ट राजा जो सीरियल से अगर हम बात करें तो पहला नोट कर लीजिएगा, शिव स्कंद वर्मन। शिव स्कंद वर्मन नोट हो जाएगा। शिव स्कंद वर्मन, बहुत ही सिंपल सा नाम है और ये नाम आपको याद हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं तो इतिहासकार कहते हैं कि पल्लव वंश का प्रारंभिक और शक्तिशाली राजा था। पल्लव वंश का प्रारंभिक व शक्तिशाली राजा था तथा इसके बारे में 3 ताम्रपत्रों में उल्लेख मिलता है। क्लियर? हाँ, ये नोट कर लीजिएगा। चलो, तो आगे बात करते हैं। ये तो इसके प्रथम राजा हैं, जो इसके बारे में इतना नहीं, लेकिन यहाँ जो शुरुआती राजा हैं इनके नाम आपको जरूर पता होना चाहिए। और बात करते हैं जब इन्होंने राज किया तो इस समय बात करके इनकी राजधानी कौन सी रखी थी, तो नोट कर लीजिएगा, काशी। जो मैंने ऊपर वर्ड लिखा है ना, बस वही है, काशी। ठीक है। और बात करते हैं इनके धर्म का, तो ये ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। कौन से धर्म के अनुयायी थे? ब्राह्मण धर्म। और इनके यज्ञ संबंधी जानकारी मिलती है। यज्ञ संबंधी जानकारी मतलब इन्होंने यज्ञ किए, जैसे अश्वमेध और वाजपेयी यज्ञ। अश्वमेध व वाजपेयी यज्ञों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये है अपने पहले राजा के बारे में जो यहाँ पर आपको बताया। अब बात करते हैं इसके बाद जो दूसरे जो राजा के इनके बारे में जानकारी मिलती है वो है विष्णुगुप्त। कौन सा याद रखिएगा प्यारे विद्यार्थियों? विष्णुगुप्त। वैसे
ये चीज थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि स्कंदवर्मन जो है इसके बाद इसके उत्तराधिकारी पुत्रों की कोई जानकारी यहाँ पर प्राप्त नहीं होती है कि कौन निश्चित राजा था। लेकिन इस वंश से रिलेटेड अगर बात करें तो दूसरा राजा हमें मिलता है विष्णुगुप्त। कौन मिलता है? विष्णुगुप्त, जो 350 से 75 ईस्वी के मध्य शासन किया था इसने। 350 से 375 ईस्वी तक इसने क्या किया था? शासन किया था। क्लियर? ये जरूरी है, नोट कर लीजिएगा। बात करते, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों कहते हैं इसको, तो आपको सिंपल सा नोट कर लेना, क्योंकि समुद्रगुप्त की जो प्रयाग परिस्थिति है ना, समुद्रगुप्त की प्रयाग परिस्थिति में इसका वर्णन मिलता है, यानी इस प्रकार से इसको इसका संस्थापक भी माना जा सकता है। दूसरा अगर हम कहें तो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि प्रयाग परिस्थिति में जो पल्लव वंश की बात करते हैं तो विष्णुगुप्त जो है वो उस समय एक सामंत हुआ करता था। क्या हुआ करता था? सामंत। और इसलिए इसको विष्णु सिंह भी कहते थे, और इसी से आगे इस वंश को ज्यादा पहचाना गया, तो इसलिए इसको संस्थापक तौर पर जाना जाता। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि वो प्रारंभिक राजा था, फिर इसके बाद के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। फिर इसी तरह से दूसरा राजा इनका आता विष्णुगुप्त, जो कहते हैं कि भाई ये थोड़ा प्रभावशाली राजा था और इसने इस वंश को, और इसके बाद इसके बेटे राजा बने, उसके बाद उसका बेटा राजा बना, तो ये क्रमबद्ध बना ना, तो इसलिए इसको हाईलाइट किया गया। ओके, चलो अब बात करते हैं इनके बारे में। इतना सही है। नेक्स्ट नंबर 3 पे याद रख लीजिएगा, सिंहवर्मन। सिंहवर्मन, देखो सिंहवर्मन जो है ना, इसने जो शासन किया है 434 के आसपास। क्या जानकारी मिलती है? 434 के आसपास इसने शासन किया, यानी इसके 20 का जो अंतराल है वो राजा बनने न बनने के 20 का समय होता है। लेकिन जब ये राजा बना ना, संघर्ष चलता रहता है। देखो ये जो समय जो लिखवाता है ना, वो समय क्या होता है? उसका जन्म से मृत्यु का नहीं होता है, वो होता है कि गद्दी पे कब बैठा। क्या होता है? गद्दी पे कब बैठा, तो वो ये टाइम पीरियड होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं सिंहवर्मन जो है वो पल्लव वंश के सिंहासन पर बैठा। आरूढ़ हुआ। और ज्यादा तो जानकारी प्राप्त नहीं होती, लेकिन इनके बारे में एक चीज और इंपॉर्टेंट जानकारी प्राप्त होती है कि ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ये किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के। ये थोड़ा सा आप इसको नोट कर लीजिएगा, अगर पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद नंबर 4 पर हम बात करें तो आता है शिव विष्णु। शिव विष्णु, और पीछे एक और इसकी उपाधि का नाम जुड़ा है अवनी सिंह। क्या नाम जुड़ा है? अवनी सिंह। और ये ध्यान रखना, जो अवनी सिंह है ना, ये इसकी एक उपाधि की तरह था, और ये इसके साथ इसका नाम जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? अवनी सिंह। ठीक है, इस वंश का प्रभावशाली राजा था, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, ज्यादातर राजाओं की उपाधियों के तौर पे भी इन्हें याद रखा जाता है। और इसने कलब्रों और सोल मंडल कलब्रों को एक तो पराजित किया था। कलब्रों को पराजित शॉर्ट में ही है, तथा कलब्रो जो वंश था ना उसको पराजित किया, तो दूसरा सोल मंडल पर विजय प्राप्त की थी। सोल मंडल पर विजय प्राप्त कर अपना राज्य कावेरी तक विस्तार कर दिया था। मतलब कावेरी नदी, कहां तक कर दिया था? कावेरी नदी तक विस्तार कर दिया था। तो ये शिव विष्णु के बारे में जो इंपॉर्टेंट नोट कर लेना। दूसरा अगर बात करें तो ये भी नोट कर लेना कि ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था।
यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। वैष्णव धर्म यानी विष्णु, वैष्णव धर्म से बिलोंग, तो ये नोट कर लीजिएगा। दूसरा नोट कर लेना कि इसने गुहा मूर्ति बनाई थी, उस मूर्ति का मालमपुरम में। मालमपुरम में एक गुहा मतलब गुफा, गुफा मूर्ति का निर्माण करवाया था। ठीक है ना। अब वो कौन सी मूर्ति थी, तो ये एक प्रश्न पूछा जा सकता है। एक गुहा मूर्ति का जो निर्माण कराया था ना, महाबलीपुरम में भी इसी तरह का एक निर्माण मिलता है, लेकिन वो कौन सी मूर्ति थी जिसका जिक्र यहाँ पर नहीं किया गया है। लेकिन ये कह सकते हैं कि ये साहित्य में भी इंटरेस्ट लेता था, साहित्यों में भी रुचि लेता था। क्लियर। इसकी सभा में 12वीं नामक संस्कृत विद्वान था। 12वीं जो इतिहास में प्रसिद्ध भी है और आप जानते भी है। नेक्स्ट बात करें, जैसे हमने 4 तो यहाँ पे राजाओं का डिस्कशन कर ही लिया है। नंबर 5 पर नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है महेंद्र वर्मन। यहां से पावरफुल राजा की शुरुआत होती है। महेंद्र वर्मन, यहां से पावरफुल राजा की शुरुआत होती है। ये नोट कर लीजिएगा एग्जाम के तौर पे, क्योंकि इनका जो टाइम पीरियड है वो 600 से लेकर 630 ईस्वी तक के बीच है। और ये राजा ऐसे हैं जिन्होंने कुछ काम किया है, और अगर छोटा बड़ा प्रश्न आता है ना, तो इन राजाओं से आएगा। महेंद्र वर्मन हुआ, ये जो भी बात करें। तो बात करते हैं श्री विष्णु के बाद श्री विष्णु के बाद उत्तराधिकारी पुत्र महेंद्र वर्मन सिंहासन पर बैठा, यानी इसका बेटा ही है वो सिंहासन पर बैठा। इसके बाद नोट कर लेना, ये एक वीर और साहसी भी था। यह वीर व साहसी योद्धा था। अब इसका उल्लेख हमें इनके विजय के बारे में मिल जाएगा, क्योंकि इसने काफी युद्ध भी किए थे। और सबसे इंपॉर्टेंट कि पल्लव वंश में सबसे ज्यादा उपाधि किसने धारण की थी, या कौन उपाधि लेने का शौकीन था? महेंद्र वर्मन, याद रख लीजिएगा। हाँ, क्या याद रखना? महेंद्र वर्मन। उपाधियों का शौकीन, नई नई उपाधियां। वैसे इनकी उपाधियों में से हो सकता है कि पूछा जाए। जैसे पहली उपाधि तो है यहाँ पर चित्रकार, कौन सी है? चित्रकारी। इसी तरह इनकी जैसे 3-4 उपाधि है, जिसमें आप लिखे चित्रकार पुल्ली, चित्रकार पुल्ली। इनकी उपाधियों के अंतर्गत आप लिखते जाइएगा। जैसे एक और बात करें तो मत विलास और गुण भार, मत विलास व गुण भार। अब इतनी उपाधियां क्यों लेके, क्योंकि इसकी कुछ क्वालिटी थी। ये एक विद्वान भी था, इसने एक ग्रंथ भी लिखा था जिसका नाम था मत प्रविलास, ये इसलिए इसकी मत विलास उपाधि है। तो ये बंदा अपना इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर। बात करते हैं इनकी युद्धों के बारे में। तो संघर्ष, संघर्ष के अंतर्गत आप नोट करें, सबसे पहला जो संघर्ष हुआ इसका वो चालुक्यों से, चालुक्यों से युद्ध। अब चालुक्य से युद्ध की अगर हम बात करें तो नोट कर लीजिएगा, इस समय चालुक्य वंश का राजा था पुलकेशन द्वितीय, और पुलकेशन द्वितीय और महेंद्र वर्मन के बीच काफी लड़ाइयां भी हुई थी। समकालीन पुलकेशियन
सेकंड तथा दोनों के बीच कई संघर्ष हुए। दोनों के बीच मतलब संघर्ष तो है ना, वो कई हुए थे। इस तरह से अगर देखा जाए तो पुलकेशिन द्वितीय उस समय पावरफुल था, क्योंकि इसी ने तो हर्ष को हराया था ना। तो इसने कोशिश तो खूब की महेंद्र वर्मन को हराने की, लेकिन इसकी राजधानी पर काबू नहीं पाया। हाँ, ये बात सही है कि पुलकेशिन द्वितीय ने इसके कुछ इलाकों पर कब्जा कर दिया था, लेकिन कांची जो इनकी राजधानी थी उस पर कब्जा नहीं किया था। कांची जो इनकी राजधानी थी उस पर कब्जा नहीं किया था, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, प्रतापी शासक के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा। तो यहां तक तो नोट कर लिया महेंद्र वर्मन के बारे में। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ इनके बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने इनके धर्म के बारे में बताया, तो इन्होंने किस धर्म का जैसे पालन किया तो नोट कर लीजिएगा। ये अपना जो विद्वान जो है यानी धर्म जैन धर्म का अनुयायी था। कौन से धर्म का? जैन धर्म का अनुयायी था। दूसरी बात यहाँ पे बताएं तो बाद में यानी अंतिम समय शिव यानी शिव धर्म को अपनाया कि भाई दाड़ा हमें पूरा वे गया है तो के शैव धर्म को अपना लेते। तो ये नोट कर लीजिएगा। अगर बात करते हैं तो और क्या इसकी खूबियां आप याद रखें, तो एक इंपॉर्टेंट याद रखना जो यहाँ पर बता रहा हूं, क्योंकि इसने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया था। कौन कौन से? ब्रह्मा, विष्णु और शिव, जिसको महेश भी बोला जाता है। इन मंदिरों का निर्माण भी बताया। इसके अलावा आप नोट कर लीजिएगा कि एक नगर जो है ना, नगर का नाम लिखवा रहा हूं, मोहिंद्रवाड़ी। मोहिंद्रीवाड़ी, जिसको हम मोहिंद्र लिख सही रहेगा। मोहिंद्रवाड़ी नगर में एक प्रसिद्ध मंदिर जो बनाया वो नोट कर लीजिएगा, मोहिंद्र तड़ांग। मोहिंद्र तड़ांग ये मंदिर इसने बनाया था। क्लियर? चलो इसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, तो नोट कर लीजिएगा कि इनकी सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता एक और थी, क्योंकि यह एक महान विद्वान व संगीतज्ञ था। अब इसकी एक खूबी जो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये उच्च कोटि का विद्वान था, प्रेम संगीत का ये अनुरागी था, तो इसने एक ग्रंथ लिखा था संगीत के ऊपर, मत विलास प्रहसन। एक ग्रंथ मत विलास प्रहसन, ये ग्रंथ है ना, आप नोट कर लीजिएगा। ये अलग से पूछा जा सकता है, अलग से पूछा जा सकता है, ठीक है। जैन धर्म यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं तो इसके संस्थापक हम नहीं देखेंगे, वैसे प्रारंभिक जो इसके अनुयायी है उसको माना जाता है। लेकिन अब यहाँ पर अगर देखें तो ये नोट कर लीजिएगा, क्योंकि 30 वर्ष राज्य किया था और उसका शासन खत्म हो जाता है, यानी मृत्यु कब हो जाती है इसकी? 630 ईस्वी के आसपास महेंद्र वर्मन की मृत्यु हो जाती है। फिर आता है अपना नया राजा। नेक्स्ट जो राजा जो यहाँ पर आपको नोट करवा रहा हूँ वह है नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन, हाँ जी, ये वही राजा है यह सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। यह वही राजा है जिसने पुलकेशिन द्वितीय को धूल चटा दी थी। मतलब सम्राट हर्षवर्धन को हराने वाला पुलकेशिन द्वितीय था, और पुलकेशिन द्वितीय को हराने वाला
नंदी वर्मन था। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसने जो शासन किया है ना वो 630 से लेकर 668 ईस्वी तक। क्लियर? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। तो बात करते हैं कि पल्लव वंश का शक्तिशाली राजा था। वंश का अब तक का सबसे शक्तिशाली राजा हम कह सकते हैं, क्योंकि इसके कार्यों से हमें पता लग जाएगा। तो पहला हम बात करते हैं चालुक्यों से संघर्ष। और चालुक्यों में कौन था? पुलकेशिन द्वितीय की हम बात करेंगे। तो नोट कर लेना कि राजा पुलकेशिन द्वितीय ने शुरू में क्या किया? आक्रमण कर दिया था। पुलकेशियन सेकेंड ने पल्लव राज्य पर आक्रमण किया। इस तरह से छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो हुई थी, यानी नोट कर लेना कि ये लड़ाइयाँ हुई थी, लेकिन ध्यान रखना कि नरसिंह वर्मन ने कई बार अपने राज्य से खदेड़ा था, मतलब कई बार इनको भगाया था युद्ध में। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा, जो यहाँ पर बता रहे हैं कि नरसिंह वर्मन ने लंका के राजा मान वर्मा की सहायता से, नरसिंह वर्मन ने लंका के राजा यहाँ पर नोट कर लीजिएगा मान वर्मा की सहायता से पुलकेशिन सेकेंड जिनके से लड़ाई हो रही थी, तो पुलकेशिन द्वितीय को भयंकर युद्ध में हरा दिया और इनकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर दिया। बुरी तरह हराकर इनकी राजधानी बादामी पर पल्लवों का अधिकार हुआ। इसलिए ताकतवर था, क्योंकि इसने ताकतवर राजा को हराया था। क्या किया था? ताकतवर राजा को, यस। और इसलिए वाताकोपी, यस, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़ा काम किया ना। वातापी के नरेश, वातापी यानी बादामी के ताकतवर राजा को हराया था, तो इसने वातापी कोड की उपाधि धारण की थी। उपाधि धारण की, ये नोट कर लीजिएगा। क्योंकि वातापी कोड क्यों कहते हैं? क्योंकि बादामी और वातापी एक ही है। इसके राज्य पर अधिकार किया तो फिर इन्होंने ये उपाधि धारण की थी। दैट इज द ग्रेट पॉइंट। प्रश्न आ जाता है कि वातापी कोड की उपाधि किसने धारण की थी? नरसिंह वर्मन, याद रख लीजिएगा। 2 से 3 बार रिपीट करवा रहा हूँ। चलो इसके बाद बात करते हैं इसके कुछ अन्य युद्धों के अंतर्गत। तो ये भी नोट कर लेना कि इसने लंका अभियान भी किया था। लंका पर अभियान किया था। लंका की अगर हम बात करें, लंका यानी श्रीलंका की बात की जा रही है। और फिर इसके बाद वहां पर विजय के बाद मान वर्मा को राजा नियुक्त किया था, और यही राजा इसके काम आया था, नियुक्त
किया था। चलो ये तो आप नोट कर लिया। दूसरी यहाँ पर बात करें तो अन्य अगर संघर्ष की बात करें और किसके साथ युद्ध हुआ इनका, तो इसमें आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि शेरों शेलों सोलों यानी 16 वंशों के साथ, तो इसलिए 16 कलब्रो और पांड्यों, कलब्रो व पांड्यों के साथ संघर्ष हुए। तो युद्ध तो राजाओं ने बड़ी बड़ी शानदार वर्दी की है। बात करते हैं प्रमुख उपलब्धि, यानी कुछ ऐसी उपलब्धि जो शायद आपकी परीक्षा में पूछी जाए, तो इसी को लेकर मैं आपको लिखवा देता हूं। क्योंकि काशी के निकट मालमपुरम जो है ना, मालमपुरम जो बंदर का है वो इसने बनाया था। प्रसिद्ध बंदरगाह का निर्माण, क्योंकि लंका विजय की तो ये तो जरूरी था। दूसरी अगर बात करें तो अनेक मंदिर बनाए, और प्रमुख मंदिर की बात करूं कि भाई जितने भी मंदिर बनाए इसमें अच्छा मंदिर कौन सा था, तो धर्मराज रथ, धर्मराज रथ, ये मंदिर जो है वो इसका फेमस था। नोट कर लीजिएगा। इसके लिए डेफिनेटली अगर बात करें तो ये भी नोट कर लेना कि हैंसांग इसके शासनकाल में आया था, जिसका वर्णन इसने अपने ग्रंथ में किया। तो जल्दी से फटाक से कमेंट करके बताइए मुझे कि हैंसांग का ग्रंथ का क्या नाम है, हैंसांग का जो बुक है, ग्रंथ है, उसका क्या नाम है। जल्दी से कमेंट में आ जाना चाहिए। चलो आगे बात करते हैं, क्योंकि इनका जो शासन काल था ना वो बहुत ही प्रभावशाली था पल्लव वंश के लिए। और 68 साल तक ये क्या कहते हैं, 38 साल तक ये जिया, 38 वर्ष तक शासन। और बात करें मृत्यु की तो 668 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। ठीक है। महेंद्र वर्मन द्वितीय, इसने शासन किया 660 से लेकर 668 तक। लेकिन यहाँ पर जो सही एग्जैक्ट डेट है वो नोट कर लीजिएगा, 668 से लेकर 670। आप कहेंगे सर 2 साल ही राज किया है। हाँ, इसने 2 साल ही राज किया है। अब क्यों 2 साल राज किया, क्योंकि इसका जीवन ही इतना संघर्ष रहा होगा। मतलब अगर बात करें तो ये नोट कर लीजिएगा कि इसने चालुक्य नरेश इस समय जैसे पलकुन तीसरे को हराया था ना, तो उसका जो वंशज था यहाँ पर विक्रमादित्य, तो इसने चालुक्य नरेश विक्रमादित्य से लोहा लिया तथा यह पराजित हुआ। तो इसका मतलब काम तमाम जल्दी हो गया, यानी इसने सिर्फ 2 वर्ष तक शासन किया, सिर्फ 2 वर्ष तक शासन किया। तो 2 वर्ष तक शासन किया, इसका मतलब क्या हुआ, 68 से 70 तक शासन किया, क्योंकि युद्ध किया ना तो उसके बाद इसका स्विच ऑफ हो चुका था, ऐसा मान लीजिए। तो बात करते हैं मृत्यु
तो मृत्यु हो गई थी 670 ईस्वी में। क्लियर? इंग्लिश की क्लास कल आएगी। सर सारे मिक्स हो रहे, अरे सुमन मिक्स मत कीजिए, आपको क्या करना है, ये जो पढ़ा रहा हूँ ना इसको आप रिवीजन करोगे वापस, तब जाके मजा आएगा ना। मतलब पहले आप पेज में है ना सीरियल से राजा लिख दीजिए, और इसके बाद दूसरा नोट तो है ही, सीरियल से राजा लिख दीजिए कि इस वंश का कौन सा राजा था। ये शॉर्ट नोट्स हैं, इसके आप शॉर्ट नोट्स भी बनाओगे, दूसरे तो आप फुल फ्लैश लिख ही रहो, तो इससे आपको कनेक्ट रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं परमेश्वर वर्मन प्रथम। परमेश्वर वर्मन प्रथम, इसके बाद सेकंड भी आएगा, ध्यान रखना। और इसने जो शासन किया था वो 670 से लेकर 695 ईस्वी तक शासन किया था। चलो अब आगे बात करते हैं। तो ये महेंद्र वर्मन का ही पुत्र था, ये नोट कर लीजिएगा, दोबारा लिखवाने की इसमें जरूरत ना पड़े। लेकिन अब यहाँ ध्यान रखिए कि इसने चालुक्यों से युद्ध हुआ था, चालुक्यों से संघर्ष। अब आप सभी को पता चालुक्यों का इस समय राजा कौन था? महेंद्र क्या कहते हैं यहाँ पर, विक्रमादित्य। कौन था? विक्रमादित्य। चलो तो यहाँ पर नोट करा देता हूँ। तो पांड्य नोट कर लीजिएगा कि विक्रमादित्य उस समय था, तो पांड्य और विक्रमादित्य दोनों की संयुक्त सेना के साथ इसने युद्ध लड़ा। चलो नोट कर लीजिए। विक्रमादित्य के साथ संघर्ष हुआ तथा इसे अपनी राजधानी से हाथ धोना पड़ा। यानी इसके अगर बात करें तो पांड्य नरेश का भी इसके साथ लड़ाई हुई थी, और कुल मिलाकर इसे अपने राज्य से हाथ धोना पड़ा। लेकिन ध्यान रखना कि परमेश्वर वर्मा और चालुक्य जो विक्रमादित्य, इसके बीच भयंकर लड़ाई होती है। इस युद्ध में विक्रमादित्य फिर दोबारा पराजित हो जाता है, उसे काशी छोड़ना पड़ता है, तथा पुनः संघर्ष में विक्रमादित्य की हार तथा काशी पर पुनः परमेश्वर वर्मन का अधिकार होता है। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा। चलो आगे बात करते हैं। यस, आपके इंग्लिश की क्लास आएगी कल, कल डेफिनेटली आएगी, और डिमांड जब आई है तो क्लास तो लेनी पड़ेगी। आगे बात करते हैं, तो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये शैव धर्म का उपासक था। तथा अनेक भवन व मंदिरों का निर्माण करवाया। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा। और इसकी जो मृत्यु है वो कब हो जाती है? 695 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो राजा बनते हैं वो है नरसिंहवर्मन द्वितीय। नरसिंहवर्मन सेकेंड। कौन? नरसिंहवर्मन सेकेंड, जो 95 से लेकर 22 तक शासन करता है। 695 से लेकर
722 ईस्वी तक जिसने पल्लव वंश पे शासन किया वो था नरसिंह वर्मन सेकेंड। ये एक शांत प्रिय और कला प्रेमी शासक था। यह एक शांत प्रिय व कला प्रेमी शासक था। इसका मतलब इसने ज़्यादा डिसुम नहीं किया, मतलब ज़्यादा लड़ाइयाँ नहीं लड़ी है, कुल मिला के बात कर सकते हैं। और इस तरह से एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि कला में इम्पोर्टेंट था, मतलब कुछ अच्छा काम किया। अच्छा मतलब यहाँ पर बात करें तो शैव धर्म का उपासक था। बात करें कि इसने कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के बनाने में भी योगदान दिया था, जिसके अंतर्गत है काशी का कैलाश मंदिर। काशी का कैलाश मंदिर शिव भक्त था, तो ये बात तो आप नोट कर ही सकते हैं। और इसी तरह बात करते हैं मामल्लपुरम की, अगर बात करें तो इसमें इन्होंने एक मंदिर बनाया था जिसका नाम था शेर मंदिर, जो बनाने में योगदान दिया था। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई काशी का कैलाश मंदिर किसने बनाया? नरसिंह वर्मन सेकेंड ने बनाया था। ये छोटा सा आप याद रख लीजिएगा। और इसी तरह ये एक इम्पोर्टेंट राजा था जिसकी मृत्यु जो है वो कब हो जाती है? 722 ईस्वी में। इसके बाद जो नया राजा बनता है वह है परमेश्वर वर्मन द्वितीय। सेकेंड 722 से लेकर 30 तक शासन किया। 722 से 30 यानी 30 तक इसने शासन किया था। इसकी उपलब्धियों की बात करें तो नोट कर लीजिएगा सबसे पहला कि इसने युद्ध ज्यादा किए, जिसमें चालुक्यों से युद्ध हुआ था। चालुक्यों से संघर्ष। हाँ, अब देखो इसके समय चालुक्य राजा कौन था तो नोट कर लीजिएगा। चालुक्य जो युवराज था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य सेकेंड। और दूसरा गंग राजकुमार एर्य। गंग यानी गांगेय प्रदेश, गंग राजकुमार। जिसके साथ इसका संघर्ष होता है वो था एर्य, एर्यप। हाँ, एर्यप। तो इनके साथ इनके संघर्ष होते हैं, ये नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं तो राजधानी काशी पर आक्रमण कर दिया था और नरसिंह वर्मन को, परमेश्वर वर्मन को हरा दिया था। काशी पर अधिकार, किस पर अधिकार कर दिया था? काशी पर अधिकार कर दिया था। ठीक है, अब देखो फिर हम बात करते हैं तो इनका धर्म और निर्माण में तो काफी योगदान था। संदर्भ में अनेक कार्य किए। ओके, चलो नेक्स्ट बात करते हैं अनदर इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, नंदी वर्मन। नंदी वर्मन, और ध्यान रखना इसने शासन किया था जस्ट इसके बाद 730 के बाद शासन शुरू किया था और शासन किया था 800 ईस्वी तक। मतलब जबरदस्त शासन था। इस इवेंट्स का पावरफुल, अब तक का सबसे पावरफुल शासक कह सकते हैं। ठीक है ना? शक्तिशाली राजा सिद्ध हुआ, यानी पावरफुल राजा
सिद्ध होता है नंदी वर्मन। इसके बारे में अगर बात करें तो पांड्यों से संघर्ष, पांड्य वंश बहुत इंपॉर्टेंट है। पांड्य वंश ध्यान रखिए प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि नंदी वर्मन के समय चालुक्य वंश में विक्रमादित्य सेकंड राज कर रहा था, जिसने पल्लवों की राजधानी काशी पर अधिकार किया था। किस पर अधिकार किया था? काशी पर अधिकार किया था। तो उन काशी पर अधिकार किया था ना, तो पल्लवों की राजधानी काशी पर अधिकार कर लिया था। तो अब किसकी बारी थी? नंदी वर्मन की। तो इसने वापस काशी मंदिर पर अधिकार किया। तो ये नोट कर लीजिए। फिलहाल मैं आपको पांड्यों के बारे में बता देता हूँ। तो पहले पांड्यों की बात करें तो पांड्यों में संलग्न किया गया, तो उसमें पांड्यों का राजा था चित्रमाय। कौन था? चित्रमाय जो था, इसकी विरोध का सामना करना पड़ा था। लेकिन अगर देखा जाए तो पांड्य आक्रमणकारी अधिक समय तक नहीं टिक पाए। तथा ये लंबे समय तक टिक नहीं पाया तथा पांड्य राजकुमार मारा गया। पहले तो पांड्यों और चालुक्यों ने मिलकर इसके काशी पर अधिकार किया था ना, तो अब इसने क्या किया? पांड्य नरेश जो था यहाँ पर राजकुमार चित्रा में, इसको हरा दिया। दूसरी बार फिर इसने क्या किया कि चालुक्यों पर आक्रमण, नंदी वर्मन सेकेंड ने चालुक्य नरेश विक्रमादित्य पर आक्रमण कर पराजित किया तथा अपनी राजधानी काशी पर अधिकार किया। ठीक है, तो ये एक पावरफुल राजा था जिसकी पहचान यहाँ से हमें हो जाती है। दूसरी बात करें तो गंगों पर विजय प्राप्त की। गंगों पर विजय, गंग जो प्रदेश था ना, उन पर भी विजय किया। उस समय गंग नरेश जो था वो था श्री पुरुष। गंग नरेश श्री पुरुष पर आक्रमण कर उससे धन प्राप्त कर छोड़ दिया। ये इसकी ताकत की पहचान होती है कि ये एक पावरफुल राजा था। इसी तरह बात करें तो पांड्यों के विरुद्ध एक संघ का निर्माण किया था, ये भी नोट कर लीजिएगा। लेकिन अगर बात करें दूसरी उपलब्धियों के बारे में, धर्म एवं निर्माण कार्य में, धर्म व निर्माण कार्य, तो इसमें आप एक चीज नोट कर लेना, क्योंकि ये वैसे युद्ध में ज़्यादा बिजी था। इसके अलावा फिर भी अगर देखा जाए तो ये वैष्णव मत का अनुयायी था। वैष्णव मत का अनुयायी। दूसरी बात यहाँ से नोट कर लीजिएगा कि नंदी वर्मन द्वितीय ने प्राचीन मंदिर जो थे ना, उनका एक तो जीर्णोद्धार करवाया। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार, जो जीर्णोद्धार कह सकते, जीर्णोद्धार कराया। इसके अलावा नेक्स्ट एक और चीज और नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसने कौन सा मंदिर बनाया? तो वैकुंठ पेरुमल,
वैकुंठ पेरुमल का क्या करवाया था इसने, निर्माण करवाया था। ओके, ये चीजें इनके बारे में नोट कर लीजिएगा। इसके बाद फिर राजा आता है दंती वर्मन। कौन राजा आता है, दंती वर्मन। दंती वर्मन के शासनकाल को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसने 844 से लेकर शासन किया 866 तक। अब कहेंगे इसके बीच का गैप कैसे हुआ, तो गैप का मतलब इसके बीच में छोटे मोटे लड़ाई संघर्ष तो है वो होते रहे थे। ठीक, इसके शासनकाल में राष्ट्रकूट नरेश, क्योंकि ये राजा थोड़ा टाइम से बना, लड़ाइयाँ है वो ज़्यादा हुई थी, तो गोविंद तृतीय का आक्रमण होता है। गोविंद तृतीय खतरनाक राजा था। तथा दंती वर्मन की हार होती है, यानी गोविंद तृतीय के साथ की लड़ाई में ये हार जाता है। दूसरी ओर बात करें तो पांड्य नरेश जो था ना, उसने पांड्य द्वारा भी इस पर आक्रमण हुआ, यानी पांड्य नरेशों के आक्रमण का भी शिकार होना पड़ा। साथ ही साथ बात करें तो इनके ऊपर दक्षिण के कुछ राज्यों से हाथ धोना पड़ा। क्लियर, ये नोट कर लीजिएगा, मतलब आर हुई, क्या क्या मतलब कह सकते हैं, आर हुई थी तो ये धोना पड़ा। अब नेक्स्ट बात करते हैं तो नंदी वर्मन तृतीय, नंदी वर्मन तृतीय इसने शासन किया, ये नोट कर लीजिएगा। एक मिनट, हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, थोड़ा यहाँ पर इशू है। यस, ये टाइम पीरियड है ना, ये तो इसका पुत्र ही बना था, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। 800 से 844 नंदी वर्मन है, ये 844 से 866 तक, ठीक है ना। यस, ये क्लियर कर लीजिएगा, कंटिन्यूटी के तौर पे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। यस, नमस्ते नमस्ते। आगे बात करते हैं नंदी वर्मन तृतीय की। तो ये नंदी वर्मन तृतीय व दंती वर्मन का ही पुत्र है, जिसकी अगर बात करें तो गंगे सोल और राष्ट्रकूटों के साथ इसका संघर्ष होता है। इसने त्रिशंकु बनाकर, पहले इसने क्या किया था, त्रिशंकु बनाया। त्रिशंकु यानी तीन, जिसे गंगे सोल और राष्ट्रकूटों से सोल व कूटों के साथ मिलकर पांड्य नरेश यानी पांड्य राजा, उस समय जो पांड्य राजा था श्री मार, जो इम्पोर्टेंट था श्री वल्लभ, श्री वल्लभ को पराजित किया था। संयुक्त सेना के प्रयास से ये संभव हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं इनके बारे में। तो श्याम के एक अभिलेख में ये कहा गया कि बड़ा अच्छा मंदिर भी बनाया था,
लेकिन वो मंदिर का नाम याद ज्ञात न होने के कारण हम इनके इस शासनकाल को यहीं पर समाप्त करते हैं। चलो, नंदीवर्मन तृतीय के बाद राजा की अगर बात करें तो कुछ मतभेद होते हैं। मतभेद का मतलब पल्लव वंश का अंत। अब इसमें कोई ताकतवर राजा इतना होता नहीं। अगर अंतिम में बात करें तो इसके बाद नंदीवर्मन तृतीय के बाद उसका जो पुत्र जो बनता है ना, थर्ड के बाद इसका जो पुत्र बनता है वो है नृपंतु। नृपंतु वर्मन। कौन राजा बनता है? नृपंतु वर्मन। प्रंतुंग, हाँ वर्मन। और पांड्य राजा श्रीमार को पराजित करता है। बना जिसने पांड्य राजा श्रीमार को हराया। लेकिन इतना पावरफुल राजा नहीं था। क्यों? क्योंकि 896 की अगर बात करें तो नृपंतु वर्मन को है नृपंतु वर्मन का पुत्र राजा बना। उसका नाम है अपराजित। कौन था? अपराजित। यानी इसका पुत्र, किसकी पुत्र की बात कर रहे हैं यहाँ पर? नरपंतु वर्मन की बात करें, इसका पुत्र है जो अपराजित राजा बनता है। तो सोल नरेश आदित्य प्रथम, सोल नरेश आदित्य प्रथम द्वारा इसके ऊपर आक्रमण कर इसे मौत के घाट उतार दिया, यानी मारा जाता। तो हम ये कह सकते हैं कि पल्लव वंश का जो अंतिम राजा था वो नाम तो था अपराजित, लेकिन ये हार गया। नाम तो क्या था? अपराजित, बट लेकिन अगर बात करें तो हार गया, और ये हारते ही इस वंश का अंत हो जाता है। इस प्रकार 897 ईस्वी में पल्लव वंश का अंत होता है। क्लियर? तो ये जो बेहतरीन जानकारी है वो आप नोट कर लीजिएगा। अब अगर हम बात करते हैं ये जो इम्पोर्टेंट है इनके बारे में, नोट कर लीजिएगा। एक देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ, इम्पोर्टेंट कि आप सभी जानते हैं कि अब तक हम जो पढ़ते आए हैं वो विभिन्न राजवंशों के इतिहास के बारे में पढ़ते आए। तो एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा कि फलाने राजवंश के साम्राज्य के बारे में बताइए, शासन व्यवस्था के बारे में बताइए। तो एक ट्रिक आप ऐसे करना जो हर एक में काम करेगी। कैसे? तो आप क्या करना, नोट कर लेना। सबसे प्रथम शासन प्रबंध की बात करें, इसकी शासन प्रबंध की, तो सबसे पहले नोट कर लेना राजा स्वामी। एक शासन की पूरी बागडोर है ना एक राजा के हाथ में होती है। तो आप इस तरह से पॉइंट में शासन प्रबंध चलाने में राजा सबसे जरूरी, एक लिख देना आप। दूसरे तौर पर आप लिख सकते हैं अमात्य। तीसरे तौर पे मंत्री परिषद। आप अगर भूल जाओ ना तो ये पॉइंट आप जरूर लिख देना क्योंकि ये जरूरी है। इसी तरह से
विभिन्न अधिकारियों की जैसे हम बात करें, कुछ एक अधिकारी आप इसमें नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये भी जरूरी है। जैसे महासंधि विग्रहक अक्ष पाटलिक। फिर बात करें सैन्य के अंतर्गत तो सेनापति, दंडनायक। ये कुछ 7-8 जो पॉइंट आप बना लेना, ठीक है ना। यानी कोई सा भी अगर राज्य प्रशासन के बारे में प्रश्न पूछा गया तो ये टोटका आप लगा देना कि उस वंश का राजा था, राजा के बाद मंत्री, अमात्य, महासंधि वगैरह, अक्षपाटलिक, ये सैन्य अधिकारी होते हैं और होते हैं, हर जगह होते हैं, बस किसी का नाम अलग होता है। लेकिन अगर कॉमन लिखोगे तो आपको नहीं लिखने से अच्छा है लिख के नंबर आ जाएंगे। तो इसलिए मैंने लिखा इंपोर्टेंट कि शासन प्रबंध के अंतर्गत आप ये पॉइंट हाईलाइट करके लिख देना। यस अभिषेक, राजाओं के नाम के लिए मैंने क्या कहा है, जैसे ये आप भी पूरा नोट्स आप कर रहे हैं, इसके बाद आप जैसे मैराथन खत्म होती है एक शॉर्ट नोट बनाइए। शॉर्ट नोट मतलब एक वंश और उसमें सिर्फ राजा का नाम लिखना है, दूसरा वंश और राजा का, और लगा दीजिए दीवार पर। 1-2 बार 3 बार देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। बाकी इसकी कोई जड़ी बूटी नहीं है कि चार्जर किया और दिमाग में आ गया, नहीं, ये आप प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। हाँ, इंग्लिश की क्लास कल आपके होगी, इंग्लिश की क्लास कल आपकी होगी और बहुत शानदार तरीके से होगी। आप इसको नोट कर लीजिएगा, याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। और एग्जाम में ये पूछा जा सकता है तो आप ज़रूर इसके बारे में याद रख लीजिएगा। इस काल की जो 4 प्रमुख शैलियाँ थी उसके बारे में बता देता हूँ। चार निर्माण शैलियाँ, ठीक है ना, स्थापत्य, भवन निर्माण शैलियाँ, 4 शैलियाँ हैं, वो आप याद रख लीजिएगा। जिसके अंतर्गत पहला है मेहंदी वर्मन, क्या कहते हैं, महेंद्र वर्मन शैली। महेंद्र वर्मन प्रथम शैली, यानी ये जब राजा हुआ तो इसने जो मंदिर जो बनाए, जिस तरह से बनाए, वो इसकी शासन काल में आते हैं। और इसका शासन काल 600 से लेकर 625 ईस्वी, नोट कर लेना। दूसरी अगर शैलियों की बात करें तो मामम शैली, मालम शैली, और ये जो शैली है इसका टाइम पीरियड आप नोट कर लीजिएगा, 625 से 677 ईस्वी के बीच। तीसरी जो शैली है वो है राजकीय शैली, राजकीय शैली। जिस समय मंदिरों का निर्माण, स्थापत्य कला का निर्माण हुआ तो वो था 700 से 900 तक, 700 से 900 ईस्वी तक का काल जो है राजकीय शैली के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद का लास्ट का जो काल आप सभी को पता है, इस वंश का लास्ट राजा कौन था, अपराजित। तो अपराजित शैली भी बनी थी और इस शैली को अंतिम शैली माना जाता है। पल्लव वंश की अंतिम शैली, क्योंकि हर अलग अलग समय में राजाओं ने अलग अलग निर्माण कार्य किया है। क्लियर सर, 2 मिनट थोड़ा हाथ थक गया कोई बात नहीं डियर, देख लीजिए, यहाँ तक मैंने आपको नोट करवा दिया है। अब हम जल्दी से झटाक से और फटाक से आपके लिए अगले वंश पे आते हैं। गंगेकोड़ की उपाधि किसने धारण की थी ये बताइए, तब तक हम शुरुआत करते हैं इनके बारे में, ठीक है। देखो, इसकी उत्पत्ति के बारे में 3 परंपरा हैं और 3 परंपरा में ये कहा गया है कि सेल, सोर और पांडी इस वंश के प्राचीन काल के ताकतवर राजवंश होते थे। अशोक के समय भी सोल वंश का उल्लेख मिलता है, मैगजीज ने भी इसके बारे में कहा है। और इस प्रकार से देखा जाता है तो ये उत्तरी भारत के क्षत्रिय थे, यानी एक अंतिम में ये आता है, ये कौन थे, तो कह रहे हैं उत्तर भारत के क्षत्रिय थे। उत्पत्ति के बारे में ये क्या कहा कि उत्तरी भारत के क्षत्रिय थे और दक्षिण में आकर बस जाते हैं, ठीक है।
सोल वंश के राजेंद्र प्रथम की उपाधि बिल्कुल लगा दीजिए थप्पा, क्योंकि ये आएगा पक्का, मुझे ये लग रहा है। ठीक है, चलो सोल वंश के बारे में हम शुरू करते हैं। तो इस वंश के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो इतिहास में इस वंश के बारे में पहले राजा की बारी आती है, वो है विजयालय। कौन है पहला इसका? विजयालय। ठीक है, इस वंश का प्रारंभिक राजा और एक स्वतंत्र शासक के रूप में इसने 9वीं सदी से शासन प्रारंभ किया था। कब से? 9वीं सदी से शासन प्रारंभ किया, ये नोट कर लीजिएगा। और 9वीं सदी के मध्य में विजयालय नामक सामंत ने सोल वंश के स्वतंत्र नींव डाली थी। इसने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया था। किसको राजधानी बनाया था? तंजौर को राजधानी लगा दिया टिक। चलो अब बात करते हैं दूसरा, इसके वंश के राजा आ जाते हैं आदित्य प्रथम। ध्यान दीजिएगा, मैं अब स्पीड बढ़ाने वाला हूं, अब आपकी स्पीड होनी चाहिए फटाफट। तो इसके शासनकाल की बात करें तो इन्होंने 871 से लेकर इसने शासन किया है 907 तक शासन किया इसने। इसके बारे में बात करते तो आदित्य ने विवाह संबंधों के द्वारा अपने साम्राज्य को मजबूत किया था, ये थोड़ा ध्यान रखना। और आदित्य वर्मन शिव का उपासक था, इसने शिव मंदिर के बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, शिव का उपासक, वैवाहिक संबंधों से साम्राज्य मजबूत किया। ठीक है, थर्ड राजा की बात करें, परांतक प्रथम। परांतक प्रथम, अब परांतक प्रथम के बारे में नोट कर लीजिएगा कि ये जो शासन किया इसने वो किया 907 से लेकर 955 ईस्वी के आसपास इसने शासन किया। कहीं कहीं पर इसके बारे में 953 भी आता है, तो नोट कर लीजिएगा। इसने पांड्य नरेश को पराजित किया था। किसको पराजित किया था? पांड्य नरेश। पांड्य नरेश को पराजित किया था, फटाफट नोट कर लीजिएगा। और बात करें तो आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए, क्योंकि मैं इरेजर अब साथ साथ में रखने वाला हूँ। तो बात करते हैं इस युद्ध में इसका बड़ा राजा, यानी देखो यहाँ पर बात करते हैं कि राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय के साथ इसकी लड़ाई हुई थी। इसकी लड़ाई किसके हुई थी? राष्ट्रकूट नरेश, जिसका नाम यहाँ पर है कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय। तो देखिए, परांतक प्रथम और कृष्ण तृतीय के मध्य लड़ाई हुई थी। इस लड़ाई में परांतक प्रथम का जो बेटा था, जिसका नाम था राजादित्य, क्या नाम था? राजादित्य। नोट कर लीजिएगा, राजादित्य इस युद्ध में मारा गया। राजादित्य क्या हुआ? इस युद्ध में मारा गया, ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस प्रकार से काशी और तंजौर पर अधिकार हो गया था। इसके द्वारा इनकी राजधानी काशी व तंजौर पर क्या हो गया था? अधिकार हो गया था, यानी कृष्ण तृतीय धाकड़ राजा बना इसका। और बाकी बात करें, ये शिव भक्त था, तो शिव मंदिर बहुत अच्छे बनाए थे। चौथा इस वंश के राजा की बात करें, राजराज प्रथम। राजराज प्रथम, प्यारे विद्यार्थियों, राजराज प्रथम के बारे में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसके शासन काल के बारे में देखो 953 है, तो 953 से लेते हैं। तो प्रांतक की मृत्यु के बाद इसने शासन किया, और कब तक किया? 985 तक शासन किया, और 32 वर्ष तक इसने अपने शासन काल किया। यानी हम कह सकते हैं कि 32 वर्ष का। इसके पहले ये अंधकार का दौर था, लेकिन जब ये राजा बना ना, ओके ये थोड़ा सेंस कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, इसको समय को यहाँ पर गायब करते हैं। देखिए, राजराज राजा कब बना, तो ध्यान रखना कि भाई 953 से लेकर 985 ईस्वी तक है ना, इस वंश में कोई ढंग का राजा नहीं था। तो ये जो है ना, वो अंधकार युग कहलाता है। 16 का अंधकार युग। ठीक है, ये नोट करना, ये एग्जाम के लिए, ये अंधकार युग था, क्योंकि इस समय कोई ढंग का राजा नहीं था। इसके बाद सोल वंश के दिन फिर जाते हैं, क्योंकि तब बढ़ता है राजा राजराज प्रथम। तो राजराज प्रथम गद्दी पर कब बैठता है? 985 से। तो 53 से
85 तक अंधकार का दौर था। क्या था? अंधकार का। अब बात करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट था। ये गद्दी पर बैठने के बाद इसने सबसे बढ़िया शासन किया है। और कब तक किया? 1014 तक शासन किया। इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज है वही मैं बता दूं कि इसकी विजय बहुत बढ़िया थी, यानी इसने पांड्य केरल राज्यों पर आक्रमण किए, कन्याकुमारी तक इसने विजय प्राप्त की थी, लंका नरेश महेंद्र पंचम को भी इसने हरा दिया था, ठीक है, वेगी नरेश को भी इसने हराया था। और नोट कर लेना कि यहाँ पर राजराज ने सत्याश्रय के राज्य पर आक्रमण किया और उसकी राजधानी मान्यखेत को भी लूटा था। राजराज ने कलिंग पर भी आक्रमण किया था। राजराज एक कुशल सक्षम राजा था, इसलिए इसका एग्जाम में इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या आता है कि तंजौर के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तंजौर के प्रसिद्ध मंदिर का नाम है वृद्धेश्वर, ये नाम है। यहां पर राजेश्वर भी कहा गया है। मंदिर का नाम राजेश्वर मंदिर बनाया। तो इस वंश के राजा का जो बढ़िया काम है, वो बढ़िया काम मैंने आपके सामने लिख दिया। राजाओं के नाम लिखवा दीजिए, के बारे में बोलकर समझा दीजिए। हाँ, तो टाइम बचेगा, बिल्कुल आपका कहना भी सही है। तो इसलिए मैं यही कर रहा हूँ कि जो बढ़िया होगा वो पॉइंट लिखूंगा, और बाकी इसकी स्टोरी में कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको ओरली बता दूंगा, क्योंकि लंबा है अपना 14 तो अभी बाकी पड़ा है। चलो आगे बात करते हैं। तो इस प्रकार से ध्यान रखना कि ये शिव भक्त था। क्या था? शिव भक्त था। और राजराजेश्वर जब मंदिर बनाया ना, तो ये भी शिव से संबंधित है, ये ध्यान रखना। लेकिन धर्म सहिष्णुता, सभी धर्मों का सम्मान करता था। इसके बाद इस वंश का जो बेटर राजा बनता है वो है राजेंद्र। ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट लेते रहना, क्योंकि अब गाड़ी और तेज होने वाली है। आप सबके कमेंट से हमें पता लगा है कि गाड़ी को दौड़ाना पड़ेगा। राजेंद्र प्रथम। अब ये राजगद्दी पर कब बैठता है वो तो आपको अभी मैंने बताया, क्योंकि 1014 तक तो राजराज ने राज किया। इसके बाद इसने राज किया, और कब तक किया? 1044 तक इसने शासन किया। तो अपने पिता की भांति ये भी पराक्रमी और डिसुम वाला राजा था। इसने देखो, इसके पिताजी ने तो लंका के कुछ भाग पर अधिकार किया था, और इसने तो पूरा लंका ही अपने अधिकार में ले लिया, ठीक है। दूसरी बात करना कि इसने शेरों और पांड्यों के राज्य पर अधिकार किया। कलिंग नरेश को भी इसने हराया था। इसके बाद नोट कर लेना कि बंगाल के नरेश मतलब राजा, बंगाल के राजा महिपाल, नोट कर लीजिएगा, बंगाल के राजा महिपाल को भी इसने हरा दिया था। और इसलिए नोट कर लेना सबसे इंपॉर्टेंट कि बंगाल को जीतने की खुशी में ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट था वो आपके सामने है। क्या है कि बंगाल के महिपाल को हराने के बाद हमारे राजेंद्र ने एक बड़ी उपाधि, प्रसिद्ध उपाधि धारण की, वो है गंगे कोड़। क्या है? गंगे कोड़। इसके अलावा नोट कर लेना कि इसने अपने भारत के जो दक्षिण के एरिया जैसे जावा, मलाया, सुमात्रा, इन पर भी अधिकार किया। इसके अलावा इसने सोलपुरम में, यस, एक और इंपॉर्टेंट, सोलपुरम में एक मंदिर बनवाया, और उस मंदिर का नाम है सोलेश्वर मंदिर। अगर भूल जाओ तो याद रखना कौन सी जगह थी, तो के सोले भटूरे वाली जगह थी। तो के सोल प्रथम याद रख लीजिएगा। इसके अलावा इसने गंगे कोड़ सोलपुरम में अपनी नई राजधानी बनाई थी। एक अब आगे बात करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट राजा बना वो था राजाधिराज प्रथम। राजाधिराज प्रथम की बात करें तो इसने शासन किया इसके बाद 1044 से लेकर 1052 ईस्वी तक शासन किया। और इसने भी अपने पूर्वजों की भांति पांड्य, शेर और लंका के अंतर्गत जो अधिकार किए क्षेत्र उसमें विद्रोह हुआ था, तो इसने विद्रोह का क्या क्या दमन किया। और इसके अलावा चालुक्यों से दीर्घ काल तक इसने संघर्ष किया, और चालुक्य शासक सोमेश्वर से इसका युद्ध हुआ था।
किससे युद्ध हुआ था इसका? सोमेश्वर से युद्ध हुआ था। और इसी युद्ध में, चलो मैं लिखवा देता हूं, चालुक्य राजा था सोमेश्वर, और इस सोमेश्वर के साथ युद्ध हुआ था 1052 में। और इसी युद्ध में राजाधिराज स्विच ऑफ हो गए थे, यानी इसकी देहांत हो गया था। इसके बाद अगले राजा बनते हैं, वो है राजेंद्र द्वितीय, राजेंद्र सेकंड। और राजेंद्र सेकंड गद्दी पर कब बैठते हैं? इसके बाद इसका बेटा बना, मतलब 1052 से 1064 तक, ठीक है। अब इसके बारे में नोट करवाएं तो इसने, वैसे नोट कर लेना, ये इसके बाद ये राजेंद्र सेकंड बना ना, ये इसका बेटा नहीं था, इसका भाई था। क्या था? भाई था। और इसने भी लंका पर आक्रमण किया और लंका के कुछ भाग पर अधिकार कायम रखा, मतलब इसने अपने राज्य को खोने से बचाने का काम किया। इसके बाद इसके इसका वंश का उत्तराधिकारी होता है वो वीर राजेंद्र। कौन था? वीर राजेंद्र, जिसने शासन किया 1064 से लेकर 1076 तक, ठीक है। इसके बारे में कुछ अच्छा काम हुआ तो मैं आपको बता दूं। हाँ, एक अच्छा काम किया कि इसके, यहां पर हम बात करें, देखिए राजाधिराज के बाद राजेंद्र बना और ये बना, तो ये तीनों भाई थे। क्या थे? भाई थे। तो इसका मतलब वीर राजेंद्र ने अपने भाई का बदला लिया और किसको हराया? चालुक्य के राजा सोमेश्वर को हराया था। किसको हराया? सोमेश्वर को। तो नोट कर लीजिएगा कि वीर राजेंद्र ने चालुक्य नरेश सोमेश्वर को हराया और लंका नरेश विजय के विद्रोह को दमन किया, और सेल और पांड्य राज्य जो बार बार इसके खिलाफ आ जाते थे, उसके विद्रोह का भी क्या किया? दमन किया। तो नोट कर लेना, सेल और पांड्यों का विद्रोह का दमन किया, लंका में विद्रोह का दमन किया, और चालुक्य शासक सोमेश्वर को हराया। ये काम किसने किए? वीर राजेंद्र ने किए। क्लियर? आगे बात करते हैं इसका इंपोर्टेंट राजा कुलोतुंग प्रथम। कुलोतुंग प्रथम को थोड़ा राइट कर लीजिए, इंपोर्टेंट कर लीजिए। तो कुलोतुंग ने जो राज किया है वो 1070 से लेकर 1122 के आसपास इसके राज्य के बारे में आती है, 20 के बारे आती है, तो 20 नोट कर लीजिए, ठीक है। देखो अब इसके बारे में नोट कर लीजिएगा कि इसने त्रिपुरी के कलसुरी नरेश यश कर्ण को हराया था। इसने किसको हराया? किसको हराया? यश कर्ण को। और ये यश कर्ण कौन था? यश कर्ण था कलसुरी वंश का राजा। और ध्यान रखना, इसी के समय अंतिम वर्षों में इसमें होयसल नरेश विष्णुवर्धन से पराजित होना पड़ा। लेकिन ये भाई साहब किससे हारे? होयसल नरेश, जिसका नाम आपके सामने वापस बता देते हैं, विष्णुवर्धन। किससे हारे? विष्णुवर्धन से हारे, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। और इस प्रकार से हम देखा जाए तो कुलोतुंग है ना, वो कमजोर राजा साबित हुआ। क्यों? क्योंकि होलसेल के नरेश विष्णुवर्धन ने इस पर अधिकार कर दिया था। इसके बाद कुलोतुंग के उत्तराधिकारी की बात करें तो कुलोतुंग के बाद विक्रमशोल शासक बना। विक्रमशोल के बाद कुलोतुंग द्वितीय बना, तो नोट करवा देता हूं, विक्रमशोल बना। विक्रमशोल के बाद कुलोतुंग सेकंड राजा बना। और कुलोतुंग सेकंड के बाद इस वंश में इसका जो उत्तराधिकारी जो बनता है 1179 से 1216 ईस्वी के आसपास कुलोतुंग तृतीय। इसके बाद राजा बना कुलोतुंग तृतीय। और कुलोतुंग तृतीय का टाइम पीरियड नोट कर लो, 1179 से 1216 ईस्वी के मध्य, ठीक है। ये इस वंश का अंतिम ढिसुम करने वाला ताकतवर राजा था। और इसने सोल वंश की प्रतिष्ठा को वापस मजबूत किया। और इस प्रकार से देखा जाए तो इस वंश के अंतर्गत अंतिम शासक ये था। फिर धीरे धीरे जो राजा आए वो कमजोर होते गए और अंत में इस शासन का अंत कब हुआ? 13वीं सदी के अंत में यह भी
अंत हो गया। लास्ट में जो लिखा है ना, थोड़ा नहीं समझा, नोट कर लीजिएगा कि 13वीं सदी के अंत में चोल वंश का क्या हो गया, बुनियादी स्तर तय हो गया। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। यस, हाँ ये पक्का है। जैसे एक राजवंश पूरा, तब नोट कर लीजिएगा सिन टपा का डम डम, यही होता है क्या? यही होता है। यस पूजा लखरा, नमस्ते जी। सर जी आप जो बता रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, बल्ले बल्ले हो जाएंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि हम गागर में सागर बढ़ने वाला काम कर रहे हैं। बस आप एक काम करना, रिवीजन जरूर करना, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इसके बाद। देखो मैंने आपको एक कहा था कि भाई स्थानीय प्रशासन के बारे में, सोल के बारे में जरूर आएगा, तो सोल प्रशासन का स्थानीय में का थोड़ा बता देता हूँ आपको, ठीक है, फिर अगला वंश पढ़ते हैं। क्योंकि आज हमें 3rd यूनिट को पूरा करना और 4 यूनिट की शुरुआत करनी है। क्योंकि अगर कल 4 यूनिट हो गया ना, कल 4 यूनिट हो गया तो शाम को इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाऊंगा, जैसे वो धमाकेदार कैसे होते हैं, फटाफट फटाफट वैसे करवाऊंगा, ठीक है। स्थानीय स्वराज शासन का अगर छोटा प्रश्न आ जाए तो नोट करवा दूंगा कि ध्यान रखना कि सोल शासन की सबसे प्रमुख विशेषता थी स्वशासन, जो स्थानीय स्वशासन था। और स्थानीय स्वशासन को चलाने के लिए 2 समितियां होती थी। कौन क्या होती थी? 2 समितियां होती थी। एक समिति का नाम है उर, तो दूसरी का सभा, दूसरी का सभा, ठीक है। इसको आप नाडू लिख सकते हैं, टेंशन मत ले जाओ। आगे बात करते हैं। तो देखिए उर है ना, ये तो थी जन साधारण सभा, जन साधारण सभा थी। और जो बाकी सभा थी ना, ये सभा प्रमुख लोगों की सभा होती थी, प्रमुख लोगों की सभा, जिसको शासन प्रशासन में जिसकी हेल्प चाहिए, जैसे ब्राह्मण, इस प्रकार से। अब ध्यान रखना, इस प्रकार से ये दोनों समितियां है ना, ये दोनों समितियां, इनके लिए कुछ अलग से समितियां बनी थी जो ये उन समितियों से काम करवाती थी। जैसे वार्षिक समिति है, उपवंश समिति है, जलाशय समिति है, न्याय समिति है और स्वर्ण समिति। तो इस प्रकार से इन इन प्रमुख 2 समितियों के द्वारा अपना काम अन्य समितियों से करवाया जाता था, अन्य समितियों से करवाया जाता था। और इन अन्य समितियों को एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वारियम कहते थे। क्या कहते थे? वारियम कहते थे। और प्रत्येक समिति में अलग अलग निर्वाचित सदस्य होते थे, ठीक है। तो ये नोट कर लिया, आगे बढ़े। हाँ जी, पांड्य साम्राज्य समझ लीजिए अब, ठीक है। बाकी देखिए, बाकी जो व्यवस्था है ना, जिसके किसी प्रशासन के बारे में, उसकी मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता दी है कि किसी के प्रशासन के बारे में प्रश्न पूछा जाए तो आप कैसे उत्तर देंगे, ठीक है। तो देखिए पांड्य वंश के बारे में देखा जाए तो इसका इतिहास 3 चरणों में, 3 चरणों में इसका इसका इतिहास है। पहला इतिहास एक संगमकालीन पांड्य राज्य, यानी ये जो पांड्य साम्राज्य है ना, ये एक बार अस्तित्व में आया, फिर समाप्त हो गया, दोबारा आया और फिर वापस समाप्त हो गया। यानी इस प्रकार से इस राज्य की 3 बार उठापटक हुई है। 3 बार क्या हुई है? उठापटक हुई है। प्रियंका जी लेट हो गए, कोई बात नहीं, क्लास बाद वाली जो है वो नोट कर लीजिएगा। देखो समकालीन, संगमकालीन, संगम, पहले संगमकालीन पांड्य वंश था, वो पांड्य वंश समाप्त हो जाता है, तो इसके बाद इसकी वापस इस वंश की उत्पत्ति करवाता है वो है कंडुगोन। कौन है? कंडुगोन। और कंडुगोन इस वंश को वापस स्थापित करवाता 6वीं शताब्दी।
इसके बारे में एक पूरा डिटेल वाला वीडियो बताया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं सुंदर पांड्य। सुंदर पांड्य, सुंदर पांड्य के द्वारा 13वीं सदी में इस साम्राज्य को द्वितीय स्थापित होता है। अब एक बार पुनः समझ लीजिए, शॉर्ट में बता रहा हूं। देखिए 3 चरणों में इसका होता है, यानी सबसे पहले पांड्य साम्राज्य की स्थापना होती है संगम काल में। फिर 5वीं सदी आने से पहले पहले संगम काल का पांड्य साम्राज्य विलुप्त हो जाता है। फिर कंडूगोन के समय 6वीं शताब्दी में पांड्य साम्राज्य वापस आता है, लेकिन इस बार ये प्रथम स्वतंत्र साम्राज्य के रूप में स्थापित होता है। सॉरी। फिर कंडूगोन के साम्राज्य का भी धीरे धीरे समापन की ओर जाता है। तब इस वंश का एक राजा बनता है सुंदर पांड्य, और सुंदर पांड्य इस वंश को वापस मजबूत करता है, ठीक है, वापस। और इस बार ये वापस कमबैक होता है, तो दूसरा पांड्य साम्राज्य के तौर पे स्थापित होता है, ठीक है। तो मैं अब मैं नोट करवा देता हूं उनके बारे में। ये राजवंश कहाँ था? तमिल में था, सबसे पहले तो बात करते हैं। दूसरी बात करें कि इसका साम्राज्य है वो तमिली, रामनाड़ और मदुरा के आसपास इसका राज्य था। और हाथी गुम्फा के बारे में, इसके बारे में जानकारी मिलती है, नोट कर लीजिएगा। 590 से 620 के आसपास इसने शासन किया है, ठीक है। चलो अब मैं आपको नोट करवा देता हूं कि संगम काल साम्राज्य शासन था, इसके बाद इसका अंत हो जाता है। तो वापस 590 के आसपास, यानी 6वीं सदी के आसपास, देखो लिखा ना, 6वीं शताब्दी के आसपास पांड्य साम्राज्य को वापस शुरुआत कौन करता है? कंडूगोन इसको साम्राज्य को स्थापित करता है, ठीक है। ये नोट कर लीजिएगा। कंडूगोन के बाद उसका पुत्र है ना, वो राजा बनता है मारवर्मन। कंडूगोन के बाद उसका पुत्र राजा बनता है, क्या नाम था? मारवर्मन। मारवर्मन अवनी सुलमणि, अवनी सुलमणि, ठीक है। अवनी सुलमणि इस वंश का राजा बनता है। इसके बारे में कोई विशेष जानकारी तो प्राप्त नहीं होती है, लेकिन अवनी सुलमणि के बाद इस वंश का जो राजा बनता है वो है जयंतवर्मन। कौन बनता है? जयंतवर्मन। और जयंतवर्मन के बारे में जानकारी मिलती है कि इसने 645 से लेकर 670 तक इसने शासन किया। और इसके बारे में जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये भी कहा जाता है कि इसने पाली, नीलम और सेलम युद्धों के अंतर्गत अधिकार करके क्षेत्र साम्राज्य को बढ़ाया था, और चालुक्य विक्रमादित्य प्रथम से संधि की और पल्लव नरेश प्रमवर्मन को भी पराजित किया था, ठीक है। इसके बाद इस वंश का जो राजा उत्तराधिकारी होता है वो है कोच्चिडेयन रणधीर। कोच्चिडेयन रणधीर, ठीक है। और ये इस वंश का एक शक्तिशाली राजा था, जिसके बारे में कहा गया कि इसने मराठों के ऊपर भी विजय प्राप्त की थी। किसके ऊपर प्राप्त की थी? मराठों के ऊपर भी विजय प्राप्त की थी, ये ध्यान रख लेना। इसके बाद इस वंश का जो राजा बनता है वो बनता मारवर्मन। मारवर्मन राजसीय प्रथम, ठीक है। तो स्टोरी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये इस वंश के अंतर्गत शक्तिशाली साम्राज्य, यानी पिता की तरह एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना करने की भरपूर कोशिश करता है, और गंग नरेश से संधि भी करता है, नोट कर लीजिएगा। और देखा जाए तो राजसिंह ने पल्लव भंजन की उपाधि धारण की थी। कौन सी? पल्लव भंजन, ठीक है। प्रश्न आ जाए तो नोट कर लीजिएगा कि पल्लव भंजन की उपाधि पांड्य साम्राज्य मारवर्मन राजसिंह ने उपाधि धारण की थी। इसके बाद राजसिंह के बाद उसका बेटा वरगुण प्रथम राजा बनता है। कौन बनता है? वरगुण प्रथम राजा बनता है। वरगुण में शासन किया 765 से 815 के आसपास। फिर इसके बाद श्रीमार वल्लभ राजा बनता है। कौन बनता है? श्रीमार वल्लभ राजा बनता है। और
इसके बाद राजा बनता है वीरगुण। वीरगुण सेकंड राजा बनता है, नोट कर लीजिएगा। वीरगुण सेकंड के बाद मारवर्मन द्वितीय। इसके बाद मारवर्मन राज सिंह सेकंड राजा बनता है। देखो इसके बारे में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये इस वंश में मारसिंह वर्मन, ध्यान रखना कि जो कंडुगो ने साम्राज्य स्थापित किया था ना, इसकी पूरी पूरी स्टोरी है कि कंडुगो ने जो 6वीं शताब्दी में पांड्य साम्राज्य समाप्त किया था, वो साम्राज्य कब जाके खत्म हुआ? मारवर्मन राजसिंह सेकंड के समय। मारवर्मन राजसिंह सेकंड के समय क्या हो गया? पांड्य साम्राज्य जो कंडुगोन ने अपने कंधे के बल पे साम्राज्य को स्थापित किया था ना, उसका बोया बिस्तर बंद हो गया। ठीक है, फिर बात करते हैं, यहां पर नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद सुंदर पांड्य आता है। कौन आता है? सुंदर पांड्य। क्योंकि स्थिति डावाडोल होती है, साम्राज्य वापिस गर्त में चला जाता है, लेकिन जब सुंदर पांड्य राजा बनता है ना, तब पांड्य वंश वापिस अस्तित्व में आता है। ठीक है, तो इसलिए पूरी स्टोरी आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। सुंदर पांड्यन, इसके शासनकाल का नोट करवा दूं, 1216 से लेकर 1238 ईस्वी, इसके समय सुंदर पांड्यन। अब ये जो सुंदर पांड्यन है ना, ध्यान रखना कि कोलोतुंग तृतीय और राजेंद्र तृतीय को पराजित किया था इसने, और अपने साम्राज्य को मजबूत करने का कार्य किया। किसको हराया? एक तो इसने हराया था सोल शासक कुलोतुंग, सोल के कुलोतुंग तृतीय को हराया। इसके अलावा इसके द्वारा राजराज तृतीय को भी पराजित किया गया था। राजराज तृतीय को भी इसने पराजित किया था। यानी पांड्य वंश को मजबूत करने में सुंदर ने सुंदर कार्य किया था और पांड्य साम्राज्य को मजबूत करने का कार्य किया। ठीक है, अब बात करते हैं कि 16वीं सदी के आरंभ में केरल के राजा रवि वर्मन ने वीर पांड्य सुंदर पांड्य दोनों को पराजित कर दिया था और अंत समाप्त हो जाता है। देखिए, अब इसके मैं इतिहास का अंत बता देता हूं कि मारवर्मन कुलशेखर राजा बनता है। कौन बनता है? मारवर्मन कुलशेखर, कुलशेखर राजा बनता है। ठीक है ना, इसके बाद की अंतिम की बात कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट था कि इसने अपने साम्राज्य को मजबूत करने की दिशा में कार्य भी किए थे। लेकिन इसके बाद के समय अगर देखा जाए तो इसके बाद जो उत्तराधिकारी राजा बनते हैं वो वीर पांड्य बनते हैं। कौन बनते हैं? तुर्कों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करके इनके साम्राज्य का भी अंत कर देते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, मारवर्मन कुलोतुंग और अंतिम राजा था, नोट करना, वीर पांड्य। कौन था? वीर पांड्य। वीर पांड्य जो इस वंश का अंतिम राजा था, उसको समाप्त करने के बाद, क्योंकि तुर्कों का राज हो गया था, तुर्क है ना वो आक्रमण करने लगे थे, और तुर्कों के आक्रमण से इसका जो बचा खुचा राज्य था उसको झपट चपट करके, क्योंकि तुर्क जन लूटने का काम करते थे, और इसने साम्राज्य को समाप्त कर दिया। यानी कहते हैं कि इस साम्राज्य का समापन हो गया। समापन में हम क्या कहेंगे? हाँ, वीर पांड्य। तो पतन, और पतन के साथ एक फेमस लाइन है ना रील वाली, क्या लाइन थी? अभी आपने याद दिलाई है मुझे। अब राष्ट्रकूट को शुरू कर रहे हैं। किसको शुरू कर रहे हैं? राष्ट्रकूट को।
दक्षिण भारत का शक्तिशाली राजवंश जिसका प्रथम शासक कौन था? दंती दुर्ग। अगर 2 नंबर का प्रश्न आ जाए प्यारे विद्यार्थियों तो ये नोट कर लीजिएगा। ध्यान रखना, मैराथन क्लास तभी सफल होगी जब फटाफट मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसको लिखकर आप एक बार एग्जाम में जाने से पहले रिवीजन कर दिया ना, तब अपना काम एकदम बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है राष्ट्रकूट के बारे में छोटा प्रश्न आता है तो यस राज सोलंकी नमस्ते। अब बात शुरू करते हैं यहाँ से, और क्लास अपनी 97 मिनट की हो चुकी है, तो अब इस मार्कर को हम बदलेंगे और लेते हैं नया मार्कर। नए मार्कर के साथ हम शुरू करते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो पहला राजा की शुरुआत करते हैं जिसने अभी बात करी थी, दंती दुर्ग। दंती दुर्ग के बारे में, तो दंती दुर्ग के बारे में ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रकूट राजा इंद्रराज द्वितीय ने रालुकी राजकुमारी से बलपूर्वक विवाह करके दंती दुर्ग को जन्म दिया था। तो चालुक्यों की राजकुमारी और राष्ट्रकूट के राजा इंद्रराज के मध्य समागम से दंती दुर्ग का जन्म होता है, जो दंती दुर्ग राष्ट्रकूट का स्वतंत्र शासक बनता है। तो नोट कर लीजिएगा इसकी उपाधि परम भट्टारक, इसके अलावा पृथ्वी वल्लभ। नेक्स्ट बात करें उपाधि की तो खंडवा गुलोक, खंडवा तो नहीं है, हाँ खंडगाव लोग हैं। ये क्या है? परम भट्टारक, पृथ्वी वल्लभ और खंडगाव लोक, ये इसकी उपाधियां हैं दंती दुर्ग की। इसके अलावा इसकी बात करें तो इसने, नोट कर लीजिएगा कि इसके द्वारा कलिंग, कौशल, कांची, मालव, लाट और कर्नूल, इन क्षेत्रों पर दंती दुर्ग ने अधिकार किया था। ठीक है, इसके बाद इस वंश का दूसरा राजा आपके सामने कृष्ण प्रथम। कौन? कृष्ण प्रथम। प्यारे विद्यार्थियों, कृष्ण प्रथम की बात करें तो ये महत्वाकांक्षी राजा था, इसने अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया। और बात करें तो इसने वेगी के राजा विष्णुवर्धन को परास्त किया था। एक तो राहाब व विष्णुवर्मन, ये वेगी का चालुक्य, कहाँ का? वेगी का चालुक्य को क्या किया था इसने? परास्त किया था। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट नोट कर लीजिएगा कि मगवादी और कोंकण प्रदेश पर विजय प्राप्त किया। कृष्ण ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। बहुत बढ़िया प्रश्न। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, ये इसकी उपलब्धियों में याद रख लीजिएगा, जो बड़ी अच्छी उपलब्धि है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद गोविंद द्वितीय। गोविंद सेकंड, गोविंद सेकंड के रूप में ध्यान रखना क्योंकि कृष्ण प्रथम के बाद उसका बड़ा बेटा है वो राजा बनता है, लेकिन गोविंद है ना नाम के जैसा नहीं था क्योंकि आलसी और अयोग्य था, इसलिए उसका छोटा भाई ध्रुव है वो शासन की देखभाल करता था। और अवसर पाकर गोविंद का तो सिंह ढपाकर डमडम हो गया। और इसके बाद राजा कौन बनता है? ध्रुव। कौन राजा बनता है? ध्रुव राजा बनता है। ध्रुव निरुपम, ध्रुव निरुपम नोट कर लेना, क्योंकि पूरा काम धाम जो है ना वो किसके पास, यानी राजा तो था गोविंद द्वितीय, लेकिन काम कर रहा था ध्रुव। तो ध्रुव ने क्या कर दिया? मौके का फायदा उठा दिया और राज्य पर अधिकार कर दिया। और कब बना ये राजा? 780 के आसपास बना था प्यारे विद्यार्थी। कब बना? 780 के पास। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, एकदम टॉपिक पे जा रहे हो और पॉइंट पे जा रहे हो। आगे बात करें तो देखिए इसने गोविंद द्वितीय के सहायक जो भी थे उनको दमन किया,
ध्रुव ने गंगराज और कोची के पल्लव को पराजित किया। उज्जैन के प्रतिहार राजा वस्त्रराज को पराजित किया। ये इंपॉर्टेंट है। उज्जैन के वस्त्रराज को पराजित किया। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट इसका बन जाता है। इसके अलावा बंगाल के धर्मपाल को भी हराया था इसने। बंगाल के धर्मपाल को भी इसने पराजित किया था। इसके अलावा वेगी के चालुक्य राजा के कुछ भाग अधिकारों को छीना था। चालुक्य राजा की पुत्री के साथ वैवाहिक संबंध किया था। यानी ध्रुव है ना, इसने बड़ा अच्छा काम किया था। यानी इस वंश का ये पराक्रमी राजा था। अब नोट कर लीजिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं। तो गोविंद थर्ड। अब गोविंद थर्ड के बारे में नोट कर लीजिएगा, ये भी अपने बड़े भाई की तरह महत्वाकांक्षी था। और गोविंद का ज्येष्ठ भाई स्तंभ गंगवाड़ी का प्रांतपति था, इसलिए सामंतों की सहायता से गोविंद को सत्यासुक्त कर असफलता प्राप्त की। देखो मतलब इसमें कुछ कंफ्यूजन वाला नहीं है, मैं आपको सीधा समझा देता हूं कि जो गोविंद है वो राजा बनता है इस समय का। और गोविंद तंत्र के बारे में नोट कर लीजिएगा कि इसने काशी के पल्लव नरेश और वेगी के चालुक्य विजयादित्य को हराया। कन्नौज के राजा सक्रायुध को हराया। गौड़ राजा धर्मपाल को हराया। मालवा को भी नतमस्तक कर दिया। और इस प्रकार से देखा जाए तो गोविंद ने अपने भाई इंद्र के पुत्र कर्क सुवर्ण को उत्तराधिकारी घोषित कर गोविंद चला गया। ठीक है ना, तो नोट कर लीजिएगा कौन राजा बना, कर्क सुवर्ण वर्ष। इसके बाद उत्तराधिकारी कर्ण सुवर्ण वर्ष। देखिए नोट कर लीजिए कि गोविंद तंत्र अच्छा ही राजा था, इसने बड़ी अच्छा काम किया है। इसके बाद कर्ण सुवर्ण, देखो क्या युद्ध, कौन से युद्ध जीते वो तो बताएं कि वापिस बताओ। गोविंद तृतीय के द्वारा कांची पल्लव नरेश जो था विजयादित्य इसको हराया। कन्नौज के सक्रायुध को हराया। इसके अलावा गौड़ राजा धर्मपाल को हराया और मालवा के राजा को घुटनों पे ला दिया था। इसके बाद इसका कोई पुत्र नहीं था, तो मतलब पुत्र के बारे में तो अब वर्णन आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये जरूर है कि इसने गोविंद तृतीय ने अपने भाई के बेटे कर्ण सुवर्ण वर्ष को राजा बनाया था। ठीक है, तो अब ध्यान रखना। यस, आगे बढ़े तो देखिए इसके बाद जो राजा बनता है वो अमोघ वर्ष प्रथम। कौन बनता है, अमोघ वर्ष प्रथम। कौन बनता है, अमोघ वर्ष प्रथम बनता है, जो वेगी के चालुक्यों को दमन करने में सफलता प्राप्त करता है। इसके अलावा इसने कविराज नामक ग्रंथ की रचना की थी, प्रश्नोत्तर मालविका और कविराज ग्रंथ की रचना, कविराज ग्रंथ की रचना की। इसके अलावा नेक्स्ट ध्यान रखिएगा जो मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूं कि इसने मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया था। किसको, मान्यखेत। मान्यखेत को क्या बनाया इसने, अपनी राजधानी बनाया। किसने, अमोघ वर्ष ने। ये प्रश्न आ सकता है एग्जाम में, ये प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। नोट कर लीजिएगा कि राष्ट्रकूट के राजा अमोघ वर्ष, जिसको कविराज ग्रंथ की रचना की थी, जिसने मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया और जिसने वेगी के चालुक्यों का चपाक डमडम किया था। आगे बात करते हैं अमोघ वर्ष के उत्तराधिकारी। तो अब देखिए राष्ट्रकूट वंश के अमोघ वर्ष के बाद जो उत्तराधिकारी होते हैं उसी के बारे में यहाँ पर हमें बताने वाला हूँ। हाँ, अमोघ वर्ष के उत्तराधिकारी में नोट कर लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों कि इसके बाद कौन कौन राजा बनता है। तो कृष्ण थर्ड बनता है। कृष्ण थर्ड के बाद जो राजा बनता है इंद्र तृतीय, इंद्र थर्ड राजा बनता है। इसके बाद जो राजा बनता है अमोघ वर्ष द्वितीय।
अमोघ वर्ष सेकंड राजा बनता है। अमोघ वर्ष सेकंड राजा बनता है। अमोघ वर्ष सेकंड के बाद इस वंश में जो राजा बनता है या जो उत्तराधिकारी होता है वो है कृष्ण तृतीय। कौन है? कृष्ण तृतीय तो आया है यहाँ पर, तो ये कौन था? कृष्ण द्वितीय था। हाँ, ये कृष्ण द्वितीय था। इसके बाद इंद्र तृतीय, अमोघ वर्ष और भी राजा है कृष्ण तृतीय। अब कृष्ण तृतीय है ना, वो इस वंश का इंपॉर्टेंट राजा है। इस वंश का क्या है? इंपॉर्टेंट राजा है। ये नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक प्रभावशाली और इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था और इसने गंग राजा रायमल को हराया था। प्रभावशाली राजा था। इसके बारे में नोट कर लीजिए, जो बता देता हूं कि गंग राजा रायमल को हराया। गंग राजा रायमल को हरा दिया। ठीक है। मौसमी सर जी वेद श्री बोल रही है। हाँ, क्योंकि वो अभी अभी आई हैं, तो फिर ये तो कहेगी, बोलेगी, आपको बता रही है ना कि भाई मैं आई हूँ। चलो आगे बात करते हैं। जैसे वेद श्री का तो वीडियो आपको मिला था ना आज। तो इसके बाद बात करते हैं, गंग राजा की सहायता से नृपति को हराया इसने, और देखा जाए तो इसने अपने राज्य का दबदबा दक्षिण में बढ़ा दिया था। अंतिम प्रतापी राजा था। ठीक है। और इसने 968 ईस्वी तक राज किया। कब तक राज किया? 938 ईस्वी तक राज किया। इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रकूटों का पतन। राष्ट्रकूटों का पतन, और पतन की बात करें तो कृष्ण के बाद उसका भाई राजा बनता है खोटिग। जो राजा बने नहीं, खोटिग हुआ। कब हुआ? खोटिग हुआ। खोटिग, खोटिग नित्य वर्ष, खोटिग नित्य वर्ष। ठीक है। सर वेद श्री को लेके आओ। सर जी यूनिट में बिग क्वेश्चन किस वंश के आएंगे? राष्ट्रकूट का बड़ा प्रश्न आएगा। गंगे कोड़ की उपाधि किसने धारण की थी, बताइए? गंगे कोड़ की उपाधि किसने धारण की थी, ये बताइए। तब तक हम शुरुआत करते हैं इनके बारे में। ठीक है। देखो, इसकी उत्पत्ति के बारे में 3 परंपराएं हैं, और 3 परंपरा में ये कहा गया है कि सेल, सोर और पांडी इस वंश के प्राचीन काल के ताकतवर राजवंश होते थे। अशोक के समय भी सोल वंश का उल्लेख मिलता है। मैगजीन्स ने भी इसके बारे में कहा है। और इस प्रकार से देखा जाता है तो ये उत्तरी भारत के क्षत्रिय थे। यानी एक अंतिम में ये आता है, ये कौन थे? तो कह रहे हैं उत्तर भारत के क्षत्रिय थे। उत्पत्ति के बारे में ये क्या कहा कि उत्तरी भारत के क्षत्रिय थे और दक्षिण में आकर बस जाते हैं। ठीक है। सोल वंश के राजेंद्र प्रथम की उपाधि बिल्कुल लगा दीजिए थप्पा, क्योंकि ये आएगा पक्का, मुझे ये लग रहा है। ठीक है। चलो सोल वंश के बारे में हम शुरू करते हैं। तो इस वंश के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो इतिहास में इस वंश के बारे में पहले राजा की बारी आती है, वो है विजयालय। कौन है पहला इसका? विजयालय। ठीक है। इस वंश का प्रारंभिक राजा और एक स्वतंत्र शासक के रूप में इसने 9वीं सदी से शासन प्रारंभ किया था। कब से? 9वीं सदी से शासन प्रारंभ किया, ये नोट कर लीजिएगा। और 9वीं सदी के मध्य में विजयालय नामक सामंत ने सोल वंश के स्वतंत्र नींव डाली थी। इसने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया था। किसको राजधानी बनाया था? तंजौर को राजधानी। लगा दिया टिक। चलो अब बात करते हैं दूसरा। इसके वंश के राजा आ जाते हैं आदित्य प्रथम। ध्यान दीजिएगा, मैं अब स्पीड बढ़ाने वाला हूं। अब आपकी स्पीड होनी चाहिए फटाफट। तो इसके शासनकाल की बात करें तो इन्होंने 871 से लेकर इसने शासन किया है 907 तक शासन किया इसने। इसके बारे में बात करते तो आदित्य ने विवाह संबंधों के द्वारा अपने साम्राज्य को मजबूत किया था, ये थोड़ा ध्यान रखना। और आदित्य वर्मन शिव का उपासक था।
इसने शिव मंदिर के बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, शिव का उपासक